आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। नाजरीन, आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है, आलमी यौम ज़ियाबतीस। ज़ियाबतीस एक ऐसा मर्ज़ है जो दिन दुगनी और रात चौगनी रफ्तार से फैलता जा रहा है। जिस तरह हिंदुस्तान में इससे क़ब्ल ये नाम काफ़ी नया था, लेकिन एक 15 से 20 साल के अरसे में इसने इस तरह से अपना शिकार बनाया है हिंदुस्तान को कि हर चौथा मरीज़ इस बीमारी का शिकार है। ज़ियाबतीस एक बीज है जो हमारे जिस्म को आहिस्ते आहिस्ते से ख़राब करता जाता है। आज आलमी यौम ज़ियाबतीस तक़रीब का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निज़ामाबाद की जानिब से एहतमाम किया गया। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निज़ामाबाद के ख़ाज़िन यानी कि ट्रेजरर साहब मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद रशीद अली, जो गुज़िश्ता कई सालों से इस फील्ड में महारत रखते हैं। हम उनका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आज ही के दिन यौम ज़ियाबतीस का इनेक़ाद या एहतमाम क्यों किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर रशीद है। मैं पिछले 7 साल से निज़ामाबाद में डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट जैसा काम कर रहा हूँ और आज 14 नवंबर को हर साल की तरह जो है ना हमारे पास वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को इसलिए मनाते हैं कि जो है ना 1922 ईस्वी तक जो है ना इंसुलिन का कोई ट्रीटमेंट सही नहीं था और जो है ना किसी पेशेंट को शुगर आ गया तो उसका सही इलाज नहीं था। तो जो भी छोटा मोटा इलाज था उससे इलाज कर देते थे। पेशेंट जो है ना तकरीबन 100 में से आधे से ज़्यादा जो है ना कुछ सालों के अंदर शुगर की मर्ज़ आने के कुछ सालों के अंदर उनका इंतकाल हो जाता था। तो 1922 में जो है ना बेंटिंग बोल के एक साइंटिस्ट थे और डॉक्टर थे जिन्होंने जो है ना इंसुलिन का एहतजाज किया। उनके दोस्त चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलके इंसुलिन का डिस्कवरी करे वो लोग। जैसे वो लोग डिस्कवरी करे तो पेशेंट्स को जो है ना इंसुलिन जैसे जैसे देने लगे तो जो है ना ऐसे जैसे कि कुछ लोगों पे जादू कर दिए जैसा महसूस होने लगा और मरने वाले पेशेंट बेड के ऊपर से उठ के बैठने लगे। तो ना इसी खुशी के साथ साथ ये जो साइंटिस्ट थे बेंटिंग, उनका जो है ना पैदाइशी दिन है 14 नवंबर और उनके पैदाइशी दिन के ऊपर जो है ना ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। 2006 से यूनाइटेड नेशंस भी जो है ना इसको जो है ना बढ़ावा देते हुए हर साल इसको मनाने की इजाज़त दी। तो बेंटिंग जो साइंटिस्ट थे उनके पैदाइशी दिन के नाम पर ये जो है ना वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर साल मनाया जाता है। सर, सबसे पहली बात तो ये कि शुगर ये मर्ज़ की अलामतें अगर कोई आम इंसान महसूस करना चाहता है या फिर ये जानना चाहता है कि वो शुगर का शिकार है या नहीं, तो अलामतें क्या है इसकी? अलामतें जानने से पहले अपने को ये जानना चाहिए कि जो है ना ये शुगर की बीमारी क्या है, वो क्यों आती है। शुगर की बीमारी ये है कि जो है ना हमारे जिस्म में जैसे हमारा दिमाग है सोचता है और जो है ना नसों की सप्लाई करता है, दिल जो है ना ब्लड सर्कुलेशन के लिए ज़िम्मेदार है, वैसे जो है ना हमारे जिस्म में पित्ता बोल के एक रहता है जिसको पैंक्रियास बोलते हैं, वो उसकी ज़िम्मेदारी है इंसान के जिस्म में जो है ना इंसुलिन बनाना। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे कि अब एक हम जो है ना मौस खा लिए, उससे जो है ना 70 कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो वो 70 कैलोरी जो एनर्जी अपने बॉडी में आने के बाद वो ग्लूकोज के टाइप में चेंज होके अपने ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट होता रहता है। तो हमारे बॉडी में हर हिस्से में सेल्स रहते हैं जो अपने बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो इंसुलिन क्या है, ये ग्लूकोज अपने बॉडी के सेल में एंटर होना है तो जो है ना इंसुलिन रहना ज़रूरी है। जैसे हम खाना खा लिए या मांस खा लिए, कुछ भी खाया, उससे जो एनर्जी आती है वो ग्लूकोज के में चेंज होकर बॉडी के सर्कुलेशन में आती है। वैसे ही जो है ना पित्ता को जो है ना एक सिग्नल मिलता है कि जो है ना ग्लूकोज अपने बॉडी में जितना पहले था उससे बढ़ रहा है, तो पित्ता इंसुलिन बनाना शुरू करता और वो ब्लड स्ट्रीम में डालता। जैसे ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन आता, अपने बॉडी के जो शुगर बना वो अपने सेल्स में, जैसे मसल में एंटर होना है, मसल सेल्स में, तो जो सेल को जाके इंसुलिन ओपन करता है और ये ग्लूकोज अंदर जाता है और अपने मसल्स को ताकत मिलती है। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो है ना इंसुलिन कुछ लोगों में जिस्म में बिल्कुल भी नहीं बनता, या नहीं तो बन गया तो डिस्ट्रॉय हो जाता ऑटो इम्यूनिटी की वजह से।
ये तकरीबन बच्चों को ऐसा होता तो उनको टाइप 1 डायबिटिक आता, क्योंकि उनके जिस्म में इंसुलिन के सेल्स रहते ही नहीं, तो ग्लूकोज जो है ना अपने बॉडी सेल्स में एंटर नहीं हो सकते, तो उनको जो है ना टाइप 1 डायबिटीज़ आता। और कुछ लोगों को जो है ना इंसुलिन बनता लेकिन सही जो है ना सेल्स में एंटर नहीं हो पाता, तो उन कुछ एंटर होता कुछ एंटर नहीं होता, तो कुछ ताकत हद तक आती कुछ ताकत हद तक नहीं आती, तो ग्लूकोज जितना बना उतने बराबर की इंसुलिन अपने सेल्स में नहीं एंटर होती, तो ऐसे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ आता, जिसको कुछ लोगों को जो है ना हम बाहर से गोली दे के पीते से फिर इंसुलिन बनाने लगाते, ऐसे टाइप 2 है। और टाइप 3 इंसुलिन है, यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी में आने वाला शुगर। प्रेगनेंसी में शुगर आने वाले इंसानों को जो है ना पहले से कई लोगों को शुगर नहीं होता, जैसे प्रेगनेंसी ठहर जाती है उनको शुगर आता। उसमें भी जो है ना फिर 2 हाफ में डिवाइड करते हैं, पहले 4.5 महीने और दूसरे 4.5 महीने, 9 महीने की जो प्रेगनेंसी होती। पहले 4.5 महीने में अगर कोई औरत को प्रेग्नेंट शुगर आ गया तो इसका मतलब है कि उनको पहले से शुगर था, उनको डिटेक्ट नहीं कर सके, वो प्रेगनेंसी में रूटीन चेकअप में डिटेक्ट होता, तो उनको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी रहता। और प्रेगनेंसी में आने वाला शुगर जो है ना सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में आता, वो सिर्फ शुगर प्रेगनेंसी की वजह से आने वाला रहता, तो उनको भी ट्रीट करना है। लेकिन इसमें मसला ये है कि जो ना जिसको सेकेंड हाफ में शुगर आया, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, वो 10 में से 7 लोगों को प्रेगनेंसी के इमीडिएटली बाद नॉर्मल हो जाता, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। और 10 में से 3 लोगों को कंटिन्यू होने के चांसेस रहते हैं, तो उनको हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते। जो 7 लोगों को प्रेगनेंसी की इमीडिएटली बाद चले जाता, वो 7 लोगों को भी जो है ना हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग करना ज़रूर रहता, क्योंकि स्टडीज़ के हिसाब से 5 साल बाद ये लोगों को भी शुगर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वजह जो है ना। दूसरी बात क्या है, ये इंसुलिन का बैलेंस और शुगर का बैलेंस नहीं होने की वजह से शुगर आने के चांसेस है। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि जो है ना कई लोग जो है ना मोटे हैं, और कई लोग जो है ना फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, कई लोग जो है ना वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं करते, कई लोग जो है ना डाइट पे कंट्रोल नहीं करते, तो ये लोगों को भी शुगर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और शुगर आने के चांसेस उनको ज़्यादा रहते हैं जिसके माँ बाप को शुगर हो, जैसे कि माँ को बाप को शुगर है ऑलरेडी, तो बच्चों को आने के चांसेस 100% रहते हैं शुगर। या माँ को है बाप को नहीं है, या बाप को है माँ को नहीं है, तो 50% शुगर आने के चांसेस रहते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन आजकल के माहौल के हिसाब से और जो है ना वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, मोटापे की वजह से, स्ट्रेस के वजह से, इसकी वजह से फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो लोगों को शुगर आ रहा है। और इसके अलामत ये है कि जो है ना जैसे कि अभी इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रही, तो क्या होता, तो कुछ लोगों को जो है ना ज़्यादा पानी की प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा यूरिन आता है रात में, कुछ लोग पतले दुबले हो जाते हैं, और कुछ थकावट महसूस होती है, आँखों में जो है ना धुंधलापन आता है, जो है ना काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, जो है ना एकदम स्ट्रेसफुल फील होता है। ये सब अलामत शुगर आने वालों के हैं। तो अगर ये कुछ अलामत किसी को देख रहे हैं, वो लोग आना चाहिए, आके जो है ना टेस्ट करा के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी। अगर एक बार अगर शुगर डिटेक्ट हो गई, मतलब बॉडी में बाजू होता है, डिटेक्ट होने के बाद इसका इलाज क्या रहेगा, या फिर मरीज़ को किस तरह के एहतियात लेने चाहिए? देखिए, एहतियात में तो ये है कि जो है ना हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 से 45 मिनट जो है ना वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज करना है। अगर किसी को योगा आ सकता है तो योगा कर सकते हैं। और जो है ना वो डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे चीज़ें नहीं खाना चाहिए जिसको खाने से ज़्यादा ताकत मिलती है। और ऑयली फूड कंट्रोल करना चाहिए, और जो है ना फास्ट फूड्स नहीं खाना चाहिए, जंक फूड्स नहीं खाना चाहिए। अब हम लोगों के हालात के अपने माहौल में ये है कि बिरयानी, तहारी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, जिसमें नमक क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, नॉन वेज क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। और रेड मीट खाने से अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि रेड मीट ख़राब है, लेकिन उसमें जो है ना एनर्जी लेवल्स उससे ज़्यादा मिलते हैं। जितने ज़्यादा एनर्जी लेवल्स मिलेंगे तो उतना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, तो उतना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा तो उतना ज़्यादा शुगर बनेगा। और राइस से, चावल लेने से बचना है। चावल ले सकते हैं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, दोपहर में ले लिए। जैसे कि नाश्ते में जो है ना इडली, उपमा, जवारी की रोटी, गेहूं की रोटी, डॉक्टर रवा, ओट्स, या नहीं तो
घर में बनाए डोसा बगैर तेल का, ऐसा डेली एक एक चेंज करके लीजिए। एक ही चीज़ रोज़ खाना ज़रूरी नहीं है। दोपहर में एक फुल्का ले लिए, एक कप राइस ले लिए, और शाम में एक दो तीन फुल्के ले लिए, ये काफ़ी है। और तरकारी में ऐसे चीज़ें नहीं खाना जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो, या नहीं तो जो है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे चीज़ें नहीं खाना चाहिए जैसे कि आलू अरवी, ऐसे चीज़ें नहीं खाना चाहिए। बाकी के सारी तरकारी खा सकते हैं। और दूसरी गलतफहमी लोगों में ये है कि जो है ना, करेले का जूस बना के पीते हैं। करेला कड़वा इसलिए रहता है कि उसमें कुछ केमिकल्स रहते हैं, वो केमिकल्स को कड़वापन देते हैं। वो केमिकल लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमारे बॉडी में जाना चाहिए। तो हफ्ते में एक दो बार करेला बिल्कुल कम तेल में थोड़ा सा तल के वो खाने में जो है ना ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसलिए कि जो है ना, वो केमिकल, वो गर्मी के, तेल की गर्मी के और तवे की गर्मी की वजह से वो केमिकल्स इनएक्टिव हो जाते हैं। कच्चा पीने से जो है ना, उससे कुछ और भी अपने जिस्म पे माइनस हो सकता है। तो खाने में एहतियात करें। आप जो है ना, चिकने चीज़ें मत खाइए। और नॉनवेज में जो है ना, फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में एक बार, यानी तो देसी चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बकरे का गोश्त खा सकते हैं। ये इस चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं नॉनवेज में। और ये चीज़ें भी जो है ना, फ्राई करके नहीं खाने की कोशिश करें। अगर शुगर बेकाबू हो जाए जिस्म में, तो इसके क्या ख़तरनाक असरअंदाज जिस्म पर पड़ सकते हैं? देखिए, शुगर ऐसी बीमारी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए जो है ना, हम दोनों पेशेंट और डॉक्टर मिल के काम करना है, तो हम इसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। यानी कि अदरवाइज़ क्या होता है, शुगर कैसे है, एक पेड़ है समझे, एक पीपल का झाड़ है, यानी तो कोई भी झाड़ है जिसके झाड़ अच्छा कब लगता है इंसान को देखने में, तब उसके जड़ा मजबूत रहते हैं। जड़ मजबूत रहे तो ऊपर झाड़ के हर डाली हरी रहती है, फूल फल छाँव सब कुछ देता है झाड़। तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स को भी जो है ना, शुगर कंट्रोल रहा तो जो है ना, हर जिस्म का हिस्सा यानी हर डाल जो है ना, एकदम मजबूत हरी भरी रहती है। जैसे कि जो है ना, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है किसी को, तो वो जो है ना, कॉम्प्लिकेशंस शुरू होते हैं जिस्म में, जैसे कि हार्ट का मसला, किडनी का मसला, नसों का मसला, आँखों का मसला जो है ना, और लीवर का मसला। ये कई मसले आने के चांसेस है, जैसे इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस। जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस भी जो है ना, दो टाइप के रहते हैं, एक माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, एक माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस यानी जिस्म के बड़े बड़े हिस्से ख़राब होना, जैसे कि पैरों में नसां ख़राब हो गए तो जो है ना, पैर काटते हैं। तो दुनिया में शुगर के वजह से हर 1 घंटे 1.5 घंटे में एक इंसान का पैर कट करना पड़ता है, वो शुगर की वजह से। और बाकी के वजह एक्सीडेंट है, ये है वो है, वो शायद दिन में एक होता होगा, लेकिन 1 घंटे में 1.5 घंटे में एक इंसान का पैर कट करना पड़ता है शुगर की वजह से। और 2019 और 20 में जो है ना, रिसर्च में ये पता चला है कि दुनिया में, इंडिया में ख़ासकर इंडियन स्टडीज़ में, हर 11 इंसान में एक इंसान को शुगर है। और हर दूसरा हार्ट का पेशेंट जो है ना, हर दूसरा हार्ट का पेशेंट को जो है ना, शुगर की वजह से प्रॉब्लम आया। हर 3 इंसानों में जो है ना, स्ट्रोक आ रहा। हर 5 इंसानों में जो है ना, किडनी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो यानी कि किडनी के, हार्ट के, ब्रेन के, नसों के प्रॉब्लम शुगर पेशेंटों को ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम जो है ना, ये कॉम्प्लिकेशंस आना अपने जिस्म में आ रहे हैं, तो ये गलती हमारी है। हम क्या करना चाहिए, ये कॉम्प्लिकेशंस आने के लिए क्या करें तो बेहतर रहता। शुगर को सही टाइम पे सही कंट्रोल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब उम्र का लिहाज शुगर के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास कम से कम 2 साल का बच्चा भी शुगर का है, ज़्यादा से ज़्यादा 89 ईयर्स के बूढ़े इंसान को भी शुगर है। शुगर उम्र से कोई लेना देना नहीं है। कई हमारे पास ऐसे भी मरीज़ हैं जिसको जो है ना, 80 साल हो गए, 80 साल की उम्र है अभी, 30 साल से शुगर है, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, खाली एक गोली खा के भी ठीक रह रहे हैं। क्यों? मतलब वो लोग अब सही टाइम पे परहेज़ कर रहे, वॉकिंग कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे, डाइट कंट्रोल कर रहे, टाइम पे टेस्ट करा रहे, टाइम पे आके डॉक्टर से मशवरा कर रहे, तो ये लोगों को कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सर, ये अभी जो कोरोना वायरस है, ये वायरस का असर शुगर पेशेंट्स पे किस तरह से पड़ रहा है, और इनके इलाज में दिक्कत आ रही है क्या शुगर पेशेंट्स को? बिल्कुल, ये कोरोना वायरस जो है ना, कई लोगों को घर में बंद करके रखा हुआ है।
लोग ये अपने आप को क्या है, कोई भी मरीज़ हो, कोई भी बीमारी हो, लोग ये चाहते हैं कि उससे एक्सक्यूज़ मिले। जैसे कि शुगर पेशेंट को वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, खुले में हवा में सुबह के टाइम पे जाके करना है, तो लोग आजकल क्या है, कोरोना वायरस की वजह से हम बाहर नहीं निकल सक रहे बोल के एक्सक्यूज़ कर रहे हैं अपने आप को। तो मसला ऐसा नहीं है कि जो है ना, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अपना छत रहता घर का छत के ऊपर जाके वॉक कर सकते हैं आप। जो है ना, घर में अगर छत भी नहीं है तो अपने आंगन में जो है ना वॉक कर सकते, बालकनी में वॉक कर सकते, जहाँ चाहे वहाँ वॉक कर सकते, जहाँ चाहे वहाँ वॉक कर सकते। वॉकिंग करना एक जो है ना, जैसे कि आप नई गाड़ी खरीदे तो उसको टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराना जितना ज़रूरी रहता इंजन अच्छा रखने के लिए, उतना ही ज़रूरी पेशेंट शुगर के वॉकिंग करना उतना ही ज़रूरी है। अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो वॉकिंग करना है। हम यहाँ पर कई कोरोना पेशेंट का भी इलाज करें। हमारे पास यहाँ पे कोरोना मार्कर्स का भी टेस्ट होता है, जो हैदराबाद में होता था पहले। कोरोना का टेस्ट भी हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो होम आइसोलेशन करके कोरोना का हम इलाज कर रहे हैं। ज़्यादातर देखने में ये आया, जो डायबिटीज़ पेशेंट को कोरोना आया उनको शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं। शुगर लेवल्स इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कोरोना बोलते हैं कि लोग डर रहे हैं, लेकिन कोरोना के लिए भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है। खाली जो है ना, हिम्मत करके बीमारी से लड़ने की जो है ना, हमारे बॉडी में कैपेसिटी बनाना है। शुगर तो वैसे भी हम इलाज आप लोगों का कर रहे हैं, शुगर के साथ साथ कोरोना का भी इलाज करेंगे। मगर क्या है, कोरोना वाले पेशेंट घर के बाहर नहीं निकलते हैं, होम आइसोलेशन होते हैं, जिसके वजह से फिज़िकल एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है। इसकी वजह से जो है ना, शुगर लेवल्स बढ़ रहा है। तो क्या शुगर का इलाज के लिए हम ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन देंगे, शुगर को कंट्रोल करेंगे, साथ में कोरोना को भी ठीक करेंगे। और तीसरी बात क्या है कि जो है ना, कोरोना निकलने के बाद कई लोग अच्छे हो रहे हैं, और हिम्मत मत हारिए, कोरोना का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है। पेशेंट्स पे जो है ना, हम लोग ज़्यादातर अब कंसंट्रेट ये कर रहे हैं कि हर लोग ये सोचते हैं कि शुगर पेशेंट को, अरे भाई मेरे को शुगर आ गया, अब बीपी भी आ जाता, अब कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता, अब थायराइड भी आ जाता बोल के लोग सोचते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये आए। हम जितना कंट्रोल करेंगे उतना बीमारी को, एक ही बीमारी पे हम कंट्रोल उसी को वहीं पे रख सकते हैं। अदरवाइज़ हम देख रहे हैं कि आजकल जो है ना, शुगर वालों को थायराइड ज़्यादा आ रहा और शुगर वालों को बीपी ज़्यादा आ रहा। तो हम लोग क्या करें, इसके वजह से मैं भी खास कर इसके ऊपर भी जो है ना, कई शुगर के स्पेशल कोर्सेज भी किए हैं हम, और थायराइड के भी कई स्पेशल कोर्सेज किए हैं। तो ये बीमारी को भी हम इंशाल्लाह शुगर के साथ साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं यहीं पर। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिसेस हैं डॉक्टर फरीदा, पैथोलॉजी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उनके अंडर में जो है ना, हर टेस्ट इंक्लूडिंग कैंसर टेस्ट भी हमारे पास हो रहा है। इवन थायराइड का टेस्ट भी जो है ना, हम 2 घंटे में जल्द से जल्द करके जो है ना, पेशेंट को शुगर के वजह से कई मालूमात आपको हासिल हो सकते हैं। जो है ना, आप इसको पढ़िए और जो है ना, इससे इस्तेफ़ादा हासिल करिए। ये थे वर्ल्ड डायबिटिक डे के मौके पर मोहम्मद रशीद अली साहब, जो IMEI में बाहिसत ट्रेजरर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं गुज़श्ता 2 साल से। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अभी शुगर के मुतालिक आवाम को शऊर बेदार किया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो 14 नवंबर है उसको चिल्ड्रंस डे से ज़्यादा मशहूर है, लेकिन जैसा जैसा डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसका अवेयरनेस के वजह से इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे जो कि 14 नवंबर जो साइंटिस्ट बैंटिंग और बेस्ट इंसुलिन डिस्कवर करे उनके नाम पर हर 14 नवंबर को इंटरनेशनल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है। हर साल लोगों को इसके बारे में, यानी इसका शऊर पैदा करने के लिए इसका अवेयरनेस होता है। लास्ट टाइम इसका थीम फैमिली एंड डायबिटीज़ था, और ये बार ये थीम नर्सिंग एंड डायबिटीज़ है, क्योंकि ये लास्ट 6-7 मंथ्स कोविड के एरा में सबसे प्रॉब्लमेटिक इशू शुगर लेवल्स थे पेशेंट्स में। यानी जितने भी कोविड पेशेंट्स डायबिटिक थे उनके शुगर्स अनकंट्रोल्ड रह रहे थे, और उनको हमेशा, अगर उनका वन ऑफ द रीज़न उनका स्ट्रेस था, चाहे वो कोविड पेशेंट रहो या कोविड ना रहो, हमको शायद कोविड आएगा, जो इंसान का जो डर था, जो स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस लेवल सबके बढ़े हुए थे। दूसरा थिंग,
ये कोविड का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं रहने की वजह से स्टेरॉइड्स का देना ज़रूरी था, जो इन्फ्लेमेशन को रोकता है, लेकिन साथ में साथ ये जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी कम करता है। जो बीटा सेल्स पैंक्रियास के रिलीज़ करते हैं, उनका एक सेंसिटिव, हर सेल के अंदर ग्लूकोज को भिजाने के लिए इंसुलिन एक रिसेप्टार्स के थ्रू जाना पड़ता, जो कि स्टेरॉइड्स के वजह से वो रिसेप्टार्स की सेंसिटिविटी कम होती, यानी इसके वजह से भी शुगर्स अनकंट्रोल रह रहे थे। एक तो स्ट्रेस, दूसरी चीज़ ये जो डाइट है, डाइट भी कई लोग घर में जो काफ़ी टाइम मिल रहा था, यानी वो लोग थोड़ा, कुछ लोग हेल्दी डाइट का प्लान करते हुए डाइट के तरफ गए, और कुछ लोग मतलब जंक फूड भी ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी फ्राई करके तलना भुनने की चीज़ें भी ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी डाइट में भी काफ़ी चेंजेस आए। ये सारी चीज़ें, ये डायबिटीज़ जैसा कि कोरोना इन्फेक्शन नया जैसा आया है, ये डायबिटीज़ पुराना ही है, लेकिन इंसान के जो उसके चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस बदल गए। 15-20 साल पहले जब मैं मेडिसिन फाइनल ईयर में थी, डायबिटीज़ के बारे में बहुत ही कम पेशेंट्स दिखते थे। ये एक नया ब्रांच के जैसा इवॉल्व होता नहीं सोचे, लेकिन अभी पेशेंट्स इतने सारे बढ़ गए, एवरी 4th पेशेंट इज़ अ डायबिटिक, और उनके साथ जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी काफ़ी चेंज हुए। जबकि निज़ामाबाद में अहमदपुरा कॉलोनी से गांधी चौक तक हमेशा लोग पैदल ही आते थे, लेकिन आजकल वक्त कम रहना, पैसा ज़्यादा हो गया शायद, इसके वजह से वहाँ से यहाँ आने के लिए भी लोग ऑटो लेते हैं। यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी, हमारे पास वक्त कम वक्त है फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के लिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ गया। जैसे कि एक पहले टीवी देखने के लिए सिर्फ 7 बजे का इंतज़ार किया जाता था, 5 बजे से दूरदर्शन शुरू होता था, न्यूज़ वो सब होने के बाद कुछ प्रोग्राम 7 बजे से रहता था, 11 o'clock को क्लोज। लेकिन आज 24 घंटे टीवी चल रहा है, यानी सुबह से शाम तक तकरीबन 3-4 घंटे भी लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं या लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, जिससे उनका फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है। चावल तो सदियों से हिंदुस्तान में स्टेबल फूड रहा गया, राइस इज़ आवर स्टेबल फूड साउथ इंडिया में, लेकिन उसके साथ जो रिफाइंडिटी ज़्यादा जो बढ़ गई है, उसके वजह से भी मतलब अपने लाइफस्टाइल में चेंज हो गया। वो लाइफस्टाइल में चेंजेस आने के वजह से ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स दिख रहे हैं, मैं सोचती हूँ। जेनेटिक फैक्टर तो एक है, अगर फादर और मदर को है तो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन किसी फैमिलीज़ में फादर मदर को नहीं रहने पर भी वो लोगों को डायबिटीज़ आ रहा है। यानी कुछ और ऐसे फैक्टर्स है जो अभी स्टडी में हैं, लेकिन अगर हमारे फैमिली में किसी को, मदर को या फादर को डायबिटीज़ है, अगर हमारे हेल्थ के बारे में सचमुच अगर हम सोचना चाहें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बॉडी वेट कंट्रोल में रखना चाहिए। बॉडी वेट कंट्रोल में रखना वो हमारी जिम्मेदारी है। यानी हम अगर हेल्थ कॉन्शियस रहे, जैसे कि मेरा वेट, मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वेट कितना है हम चेक करना चाहिए। अगर हमको ओवर वेट लगे तो हम थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा देना चाहिए, बैठ के काम कम करने चाहिए। हर एक आधा घंटा में कहीं अगर हम बैठ के काम करें, उठ के कुछ ना कुछ काम करें तो बेटर रहता। और उसके साथ साथ हेल्दी फूड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ये जो जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। आजकल इतने बड़े बड़े मार्केट्स में आसानी से पिज़्ज़ा बर्गर के जो ब्रेड मिल रहे हैं, मायोनीज़ मिल रही हैं, पहले कहीं कहीं दिखता था वो, लेकिन आजकल सब वो आम आदमी के रीच में हो गया। मायोनीज़ या पिज़्ज़ा बर्गर ये सब नहीं रहे, तो पूरे हाई फाई लोग जाके खाते थे। और जो भी अगर हम स्नैक्स आइटम में खाएंगे तो घर में बना के स्नैक्स खाते थे, लेकिन वैसा नहीं है आजकल। तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल है ये जो डायबिटीज़ डिजीज़ जो बढ़ रही है। इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, प्रिवेंशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हमको दिखा कि हमारा वेट बढ़ा हुआ है और फैमिली में मदर या फादर को है, तो हम कोशिश करना चाहिए कि हम करेक्ट वेट में रहें। अगर वेट ज़्यादा है, वॉकिंग करना चाहिए, 1-2 निवाले कम खाना चाहिए। जब भी हम दस्तर पे बैठें, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 1 निवाला कम खाते थे, यानी हमारी थोड़ी भूख रखना। ऐसा नहीं कि एकदम फुल खा ले, चाहे वो अच्छा मज़े का हो या लजीज ना हो, 1 निवाले की जगह हमारे पास रखना ही चाहिए। वो सोच से अगर हम खाएंगे,
तो ओवरवेट तो कभी नहीं होंगे। और हमारा काम हम खुद करें, पानी पीना है, उसको आवाज़ देते, इसको आवाज़ दे, खुद रंजन के पास या घड़े के पास जाके अपने गिलास से अपन पानी ले, वो भी तो एक फिज़िकल एक्टिविटी है। अपनी चीज़ अपन लेना, उनको बुलाते इनको बुलाते बैठे जगह, थोड़ा अपना वो काम करने, अपने भी काम खुद करे तो दूसरों को भी इरिटेशन कम होता और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ती। तो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जो हमारे बड़े लोग करते थे, अगर हम वो चीज़ फॉलो करेंगे तो 50% तो कम हो जाएगा। अब रही बात, थोड़े लोगों को बाई बर्थ इंसुलिन डिफेक्ट होता है जेनेटिक प्रॉब्लम से, टाइप 1 डायबिटीज़, अगर वो आ भी गया तो परेशानी की बात नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ऐसे बीमारियां हैं कैंसर से, जो कि हमारे जिस्म का ही एक हिस्सा कैंसरस है, उसको हम निकालना मुश्किल है। लेकिन ये शुगर को तो हम जो खाते हैं वो ही शुगर बनता है, तो हमारे कंट्रोल में है कौन सी चीज़ खाए तो शुगर लेवल बढ़ता है, कौन सी चीज़ खाए तो शुगर लेवल कम होता है। आप डिसाइड करके आप खा लेना है। इसलिए मतलब अगर सचमुच आपको अपने सेहत के लिए अगर आप वाकई सोचते हैं, फैमिली मेम्बर्स को ट्रबल नहीं करना चाहे, अगर किसी फैमिली में अगर किसी को डायबिटिक है तो घर वाले भी सोचें कि घर में कुछ बनाएं तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो घर में मीठे चीज़ें वो कम बनाया करिए, और अगर मीठी चीज़ बनाए तो भी उसको एकदम बहुत मीठा ना करें, और घर में एक प्लान करिए। मतलब मतलब खाने में लोग है ना पकाने में कम टाइम देना चाह रहे हैं, यानी जो जल्दी जल्दी बन जाता, चूल्हे के पास जाके थोड़ा थोड़ा बना दे के ला लेंगे, इंस्टेंट कुकिंग, ये डाल दिए, मायोनीज डाल दिए, या फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए तले हुए चीज़ें, ऐसा नहीं। एक अपन जो भी है एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना चाहिए, क्या वेजिटेबल देना है। लीफी वेजिटेबल्स आज सुबह में इस्तेमाल नहीं करें तो दोपहर के खाने में लाना चाहिए। दोपहर में अगर सुबह में दाल का इस्तेमाल करें तो दोपहर में दाल का इस्तेमाल करना चाहिए, और रात में 10 बजे से पहले सबका खाना ख़त्म होना, ऐसा प्लान करें। यानी घर वाले भी इन्वॉल्व करना, यानी घर की औरतें जब प्लान करेंगे, घर के मर्द भी वो खाने की आदत करें, तो कोऑपरेटिवली अगर हम सब कलेक्टिवली खाएंगे तो दवाइयाँ ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बेफजूल खर्ची जो दवाई के ऊपर और स्ट्रेस जो हॉस्पिटल जाना, वो हम अवॉइड करेंगे। तो ज़बान के एक मिनट भी नहीं, 30 सेकंड के मज़े के लिए अगर हम ये वो खा लेंगे, वेट बढ़ा लेंगे तो अननेसेसरली कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। इसलिए मेनली मैं आपको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के हिसाब से हेल्दी फूड, फिज़िकल एक्टिविटी, और अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हुए अपने कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए मैं सलाह देती हूँ। शुक्रिया। అందరికీ నమస్కారం. రెస్పెక్టెడ్ ప్రిన్సిపాల్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇందిరా మేడం గారు, అవర్ సీనియర్ కొలీగ్ డాక్టర్ బాబురెడ్డి గారు, డాక్టర్ డీఎల్ఎన్ స్వామి గారు, డాక్టర్ విశాల్, డాక్టర్ రసీదర్, డాక్టర్ హరీష్ స్వామి, డాక్టర్ వినయ్ కన్పాల్, తదితరులు. ఈరోజు వరల్డ్ డయాబెటిక్ డే, ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం. ప్రతి సంవత్సరము ఈ మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తుల సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరిగిపోతూ ఉంది. ఎవ్రీ ఇయర్ డయాబెటిక్స్ అనే వ్యాధి చాలా ప్రబలుతుంది. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నా చాలా మట్టుకు మనము నియంత్రించుకోవాల్సిన కారణాలే ఉన్నాయి. వాటి గురించి అవగాహన కల్పించడానికే ఈ వరల్డ్ డయాబెటిక్ డే ఎవ్రీ ఇయర్ జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అన్ని ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లో రకరకాల అవగాహన కార్యక్రమాలు సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా జరుపుతున్నారు. అదేవిధంగా నిజామాబాద్ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తరఫున ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా మన ప్రిన్సిపాల్ ఇందిరా మేడం గారు అంగీకరించడం చాలా సంతోషం. ఈ చిన్న చిన్న మెలకువలతోటే నివారించుకోవాల్సిన జబ్బు ఈ డయాబెటీస్, మధుమేహం అనేది. ఇప్పుడు మారుతున్న ఆహార అలవాట్లు కానీ లేదా ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ, రకరకాల రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇవన్నీ విషదంగా మన డయాబెటాలజిస్టులు తర్వాత ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ చెప్తారు. మనతో అయినాయి మనం సులువుగా కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సినవి. టైప్ 1, టైప్ 2 డయాబెటీస్, టైప్ 2 డయాబెటీస్లో అనేక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఏ విధంగా మనం మన జీవనశైలిని మార్చుకుంటే ఈ జబ్బు రాకుండా ఉండొచ్చు, లేదా ఎర్లీ స్టేజ్లో ఏ విధంగా మనం నియంత్రించుకోవచ్చు, ఇటువంటి అన్ని
డయాబెటీస్ జబ్బు గురించి ప్రజలు అవగాహన కలిగితే వారంతర వారే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని దాన్ని బారిన పడకుండా కాపాడగలుగుతారు. ఈ షుగర్ అనేది అన్ని అవయవాలకు ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, అన్నిటినీ డ్యామేజ్ చేసే జబ్బు. కాబట్టి దాని గురించి ఏమాత్రం అప్రమత్తంగా ఉంటూ ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చేయకుండా దాన్ని బారిన పడకుండా కాపాడుకోవాలి. ముఖ్యంగా మా సర్జికల్ ప్రాక్టీస్లో చాలాసార్లు ఈ డయాబెటిక్ అల్సర్స్ అనేది ఫుడ్ డయాబెటిక్ కాలికి చిన్న గాయం తగిలినా లేకపోతే చిన్న కురుపైనా ఏదైనా ప్రారంభ దశలోనే సరైన చికిత్స తీసుకొని రెస్ట్ తీసుకొని కాలు పైకి పెట్టుకుని వారం 10 రోజులు దగ్గర తీసుకుని అశ్రద్ధ మూలంగా నెలల తరబడి ఆ గాయం మానకుండా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు భారంగా తయారవుతూ జీవనం గడిపే వాళ్ళని ఎన్నో మేము చూస్తుంటాం ప్రాక్టీస్లో. వాళ్ళంతా డాక్టర్ల సూచన మేరకు తగిన విధంగా ప్రవర్తించి తమ జబ్బు కంట్రోల్లో ఉంచుకొని కుటుంబ సభ్యులకు సమాజానికి కాకుండా దేశానికి భారంగా మారకుండా ఉండాల్సిందిగా నేను మీ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. దీన్ని పురస్కరించుకొని సామాన్య ప్రజలకు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా లక్షణాలు, గుర్తించవలసిన లక్షణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అన్నింటినీ పొందుపరుస్తూ ఒక చక్కటి కరపత్రాన్ని, పాంప్లెట్ని ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ నిజామాబాద్ తరఫున ఈ డయాబెటిక్ ప్లస్ సహకారంతో రూపొందించడం జరిగింది. దీన్ని డాక్టర్ రషీద్ అలీ ప్రత్యేకంగా తయారు చేశారు. అవన్నీ సమకూరుస్తూ ఇదందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో ఉంది. ఆ పాంప్లెట్ను విడుదల చేయాల్సిందిగా నేను ఇప్పుడు మన చీఫ్ గెస్ట్ ఇందిరా మేడం గారు చెప్తున్నాను. వరల్డ్ డయాబెటిక్ డే ఈరోజు ఈ యొక్క దీపావళి పండుగ శుభ సందర్భంగా ఈరోజు ఈ యొక్క డాక్టర్ జీవన్ రావు గారి అధ్యక్షన మేడం డాక్టర్ ఇందిరా గారి యొక్క చీఫ్ గెస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ యొక్క అవగాహన సదస్సు ఏదైతే మధుమేహ వ్యాధి మీద డయాబెటిక్ మీద ఏదైతే మేమంతా ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. అసలు ఈ డయాబెటిక్ డే ఫిబ్రవరి 14th నవంబర్ చేసుకుంటున్నాం. గత 20 సంవత్సరాల నుంచి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఐఎంఏ తరఫున చాలా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం చేశాం. ఒక నిజామాబాద్ డయాబెటిక్ అసోసియేషన్ కూడా ఫామ్ చేసాం, ఎన్డీఏ అని ఒకటి ఫామ్ చేసాం, నిజామాబాద్ డయాబెటిక్ అసోసియేషన్ ఫామ్ చేశాం. ఎవ్రీ థర్స్డే ఒక క్లినిక్ కూడా పెట్టాం, అవేర్నెస్ తెచ్చాము ఐఎంఏ ద్వారా. ఐఎంఏ తరఫు నుంచి ఒక థర్స్డే నాడు ఒక క్లినిక్ కూడా ఒక 10 ఏళ్ళు నడిపించాము. ఈరోజు రోజుకు డయాబెటీస్ అనేది చాలా పెరిగిపోతా ఉంది. నేను గత 3 సంవత్సరాల క్రితం ఒక 50 క్యాంపులు పెడితే నాకు వాస్తవాలుగా 20 నుంచి 24% డయాబెటిక్ ఉన్నవాళ్ళు తెలిసింది. కానీ అది అన్సైంటిఫిక్, స్పోరాటిక్ అంటే ర్యాండమ్ సర్వే చేసాం. కానీ ఈరోజు భారతదేశంలో ఈ యొక్క డయాబెటీస్ అనేది 16 నుంచి 20 వరకు ఉంటుందని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. దానికి మన దేశంలో ఇంకా సర్వే అనేది ఇంకా పూర్తిగా రాలేదు. కానీ ఈ యొక్క పెరిగిపోతే ఈ వ్యాధి పెరుగుతున్న తరుణంలో దీని అవగాహన, డయాబెటీస్ అంటే ఏంది, ఎందుకు వస్తుంది, దీన్ని నివారించేది ఎలా, వస్తే ఎలాంటి ప్రికాషన్ తీసుకోవాలనేది ప్రజలకు అవగాహన ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మా ఐఎంఏ సభ్యులది, మరి డాక్టర్లది కూడా. ఎందుకంటే ఇది ఒక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఇది ఒక సిండ్రోమ్. డయాబెటీస్ అంటే ప్రతి కణాన్ని ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది బాడీలో. అదే ఒకసారి షుగర్ వచ్చిన తర్వాత షుగర్ అంటే ఇది, షుగర్ ఎంత ఉండాలి, ఉంటే ఏది వస్తుందని చెప్పే అవగాహన అనేది ప్రజలలో తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత డాక్టర్ల మీద ఉంది. కాబట్టి ఈ షుగర్ వ్యాధి వచ్చిన ఈరోజు ఎందుకు ఇంత ప్రబలిస్తుందంటే మనకు చాలా సుఖాలు ఎక్కువైనాయి. చాలామందికి బాడీ ఇండెక్స్, మాస్ ఇండెక్స్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉన్నది. అందరూ పొరలు వచ్చినాయి, ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నారు. తర్వాత ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయింది, స్ట్రెస్ పెరిగిపోయింది. దీనివల్లనే ఈ యొక్క డయాబెటీస్ అనేది చాలా ప్రబలిస్తూ ఉంది. అందులో భారతీయులలో ఈ డయాబెటీస్ అనేది ఒక మన జీల్లో డయాబెటీస్ వచ్చే జీల్ మన దగ్గర ఉంది. కాబట్టి అందుకే భారతీయులలో డయాబెటీస్ అనేది చాలా కామన్. ఇది రావడం, దానికి అవగాహన పెంచుకొని రాకుండా డాక్టర్లను సంప్రదించి మరి ఎలాంటి ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి అనేది జాగ్రత్త పడవలసిందిగా నేను ఈ యొక్క ప్రజలకు విన్నవిస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా నేను ఒకటే చెప్పాను బ్రాడ్గా,
షుగర్ ఇంత పావు షేర్ తిను అర్ధ పావు తినది ఉండదు. 3 పూటలు టైంకి తినాలి. రైస్ ఒక పూట తినాలి, సగం కడుపు తినాలి. 2 పూటలు ఈ చపాతీలు కానీ రొట్టెలు కానీ తర్వాత వేరే రెండు కానీ 3 ఇడ్లీలు కానీ చపాతీలు కానీ మధ్యాహ్నం ఒక 2 కప్పులు అన్నం, నైట్లో చపాతీలు తినడం, కూరగాయల ఆకుకూరలు ఎక్కువ వాడడం, తర్వాత షుగర్ డైరెక్ట్ షుగర్ కంటెంట్స్ అన్నీ మానేయాలి. తర్వాత ఫ్రూట్స్ అనేది ప్రతి ఫ్రూట్ డయాబెటిక్ ఉన్నట్టు తినచ్చు, తెయ్యే ఉన్నాయి తక్కువ తినడం. దాంతో సహా ప్రతి వ్యక్తి డయాబెటిక్ ఉన్న వ్యక్తి ఒక అరగంట సేపు వాకింగ్, 15 నిమిషాలు యోగా చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం. దీంతో సహా ఒక మెడిటేషన్, ఒక ఏమైనా స్ట్రెస్ ఉంటే మెడిటేషన్లో చాలా ఇది తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి ఈ ప్రక్రియలో ఒకసారి డయాబెటీస్ వచ్చిన వ్యక్తి ఒక సిస్టమేటిక్గా బతకాలి, ధైర్యంగా బతకాలి. షుగర్ అన్నది అయ్యో అన్న ఇంకో వస్తే చాలామంది చుట్టుపక్కల అంటారు, అన్న ఇప్పుడే గోళ్ళు వేసుకుంటున్నావు నీకు అలవాటు అవుతానంటే ఒక అపో ప్రజల్లో చాలా ఉన్నది. కొన్ని వాళ్ళకు అలాంటి అపోలో పోవద్దు. డయాబెటీస్ కంట్రోల్ అయినప్పుడు ఏ గోళితో కంట్రోల్ అయితే అదే దాన్ని గోళీ వాడాలి, నిరంతరం చెకప్ చేసుకోవాలి, డాక్టర్లు ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే సంప్రదించాలి. ఇది నా సలహా. షుగర్ వ్యాధి రాకుండా ప్రతి వ్యక్తి తన యొక్క బాడీ గురించి ఆలోచన చేసుకోవాలి. నేను నా బోర్ వచ్చిందా, నేను ఓవర్ వెయిట్ అయినా అనే కాన్షియస్ ప్రతి వ్యక్తి అది ఉన్నట్టయితే దానికి తగ్గించాలంటే తిండి తక్కువ చేయడం. తర్వాత ఈ యొక్క ఈరోజు రైస్ వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి. మన దేశంలో రైస్ ప్యాడ్ ఇవాళ తెలంగాణలో 85 లక్షల టన్నుల రైస్ వండింది. రైస్ అనేది చాలా కామన్ ఐటెం కాబట్టి రైస్ ఎంత తగ్గిస్తే అంత మంచిది అని చెప్పి డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళకు మంచిది. ఒకటి మరి ఫిజికల్గా ఫిట్నెస్ ఉండాలంటే ఇది అవసరం. ఈరోజు మరొకసారి నేను కోరుకునేది అంటే ఈ మెడికల్ కాలేజ్ మేడం గారు చెప్పేది అంటే ఇవాళ మెడికల్ కాలేజీలో ఒక క్లినిక్ డయాబెటిక్ అని ఒక డేట్ నాడు ఫిక్స్ చేసి డయాబెటిక్ రన్ చేయవలసిన కోరుకుంటున్నాం. అలానే మేము ఐఎంఏ ద్వారా డాక్టర్ జీవన్ గారి నాయకత్వంలో కొన్ని అవగాహన సదస్సు ప్రజలలో తీసుకెళ్తున్నాం. మరి అది వచ్చే సంవత్సరం ఆశ్రద్ధ చేసిన వాళ్ళకి కాంపిటీషన్ ఉంటే అవి డాక్టర్ సంప్రదించి చేసుకోవాల్సింది. కానీ ధైర్యంగా ఉండాలి, అయ్యో షుగర్ వచ్చిందని బాధపడకూడదు. ఇది నా యొక్క సందేశం. కాబట్టి అందరికీ భారతదేశానికి క్షయముక్తి భారత్ అనే నినాదం ఏదో నేనేమంటున్నా అంటే మధుమేయ ముక్తి భారత్ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ, జై హింద్. డయాబెటిక్ పేషెంట్లు ఒక్కసారి షుగర్ వ్యాధి వస్తే అది జీవితకాలం ఉంటుందని గుర్తుంది. ఏ విధంగా అయితే మీ వయసు పెరుగుతుంటుందో ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ బీటా సెల్స్ అనేటి శరీరంలో తక్కువ నశిస్తూ క్షీణిస్తూ షుగర్ అదుపులో తప్పుతుంది. అది ఎప్పుడైతే ఒక్కసారి షుగర్ వ్యాధి వస్తే వారికి జీవితకాలం ఉంటుంది. 99.9%. ఎవరైనా 90 కిలోల నుండి 50 కిలోలకు తగ్గితే టెంపరీగా 2-3 ఏళ్ళ వరకు షుగర్ వ్యాధి తగ్గవచ్చు. కానీ మళ్ళీ 2-3 ఏళ్ళ తర్వాత వాళ్ళకి షుగర్ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి షుగర్ వ్యాధి అనేది నాకు ఉండే గోళీలు వాడినేంటి అప్పుడు పథ్యం పట్టిన ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడుతారు చాలా మంది పేషెంట్స్. అయితే ఇటువంటి మాటలు మర్చిపోవాలని ఈ ప్రెస్ ద్వారా ప్రజలకందరికీ విన్నవిస్తుంది. తర్వాత పీరియాడికల్ చెకప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి నెలకోసారో 2 నెలలకోసారో షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే కానీ తెలియదు షుగర్ ఉందా లేదా అనేది, ఏ పేషెంట్కు ఉంది ఏ పేషెంట్కు లేదనేది తెలియదు. తర్వాత మూడో విషయం గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే షుగర్ని అదుపు చేయడానికి 3 పద్ధతులు అవలంబించాల్సిందే. ఒకటి, రోజు 1 గంట శారీరక శ్రమ చేయాలి. అది వాకింగే కానీ స్విమ్మింగే కానీ జంపింగే కానీ ఏదైనా కానీ. రెండవది, ఆహార నియమం ఖచ్చితంగా పాటించాలి. అయితే నేను బ్రాడ్గా చాలామంది డయాబెటాలజిస్ట్ కానీ చూస్తుంటాను. అయితే ఇంత పెద్ద లిస్టు ఇస్తారు, డైటీషియన్స్ ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తారు. అది ఫాలో చేయడానికి పర్టికులర్లీ రూరల్ పాపులేషన్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో ఒకటే విషయం నేను చెప్తాను, ఎక్కువ తినడానికి హక్కు లేదు, తక్కువ తినడానికి హక్కు లేదు. ఒకసారి షుగర్ పేషెంట్ డయాగ్నోస్ అయిందంటే అతను ఒకే మాదిరి తినాలి. పండుగ ఉన్నా అంతే తినాలి, ఒక్క పొద్దులున్నా అంతే తినాలి, శివరాత్రి అయినా అంతే తినాలి. ఆ విధంగా తింటూ ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ ఫాలో చేస్తారో
వాళ్ళకి తప్పకుండా షుగర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. నా 35 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇది ఏ బుక్లో కానీ ఏ డాక్టర్ కానీ అడ్వైజ్ చేయరు. కానీ ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకుంటే తప్పకుండా ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ వాడుతున్నారో ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఇన్సులిన్ కానీ దాంతోపాటు రోజు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. తర్వాత డైట్ ఎక్కువ తినొద్దు, తక్కువ తినొద్దు. మరీ అంత స్ట్రిక్ట్గా అన్నం తినొద్దు, పప్పు తినొద్దు, ఇది తినొద్దు, అది తినొద్దు అని కాదు. డాక్టర్ గారిని అడిగితే మీరు ఏ జాబ్ చేస్తారు, మీరు కూర్చొని సెడెంటరీ లైఫా లేకుంటే యాక్టివ్ లైఫా లేకుంటే బండలు కొడతారా, ఆ విధంగా ఇంత శారీరక శ్రమని బట్టి వాళ్ళకు డైట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. ఆ డైట్ని స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో చేస్తే చాలు. అంటే ఒక డైట్ ఒక రైస్ తినకుంటే రొట్టెలు తినొచ్చు, రొట్టెలు తినకుంటే గోధుమ రొట్టెలు తినొచ్చు, లేకుంటే ఉప్మా తినొచ్చు, ఇడ్లీ తినొచ్చు, వడ తినొచ్చు. కానీ బరువు అనేది ఇంపార్టెంట్. మీరు 50 గ్రాములు తింటున్నారా, పొద్దున 75 గ్రాములు తింటున్నారా, పగలు 100 గ్రాములు తింటున్నారా, 150, రాత్రి 100 గ్రాముల 150, ఈ విధంగా నిర్ణయించుకొని ఆ విధంగా మీరు అయితే, ఎందుకంటే శరీరంలో వేయిన తర్వాత ప్రతి ఆహార పదార్థం షుగర్గా మారుతుంది. ఒకరోజు కాకుండా ఒకరోజు షుగర్గా మారుతుంది. కాబట్టి అది ఎక్కువ తింటే షుగర్ ఎక్కువ తయారవుతుంది. ట్రీట్మెంట్ వాడే ట్యాబ్లెట్స్ ఎక్కువ వాడాల్సి వస్తుంది. తక్కువ తింటే షుగర్ డౌన్ అవుతుంది, హైపోగ్లైసిమియాకి పోతారు, షుగర్ డౌన్ అవుతుంది, చక్కెర వచ్చి కింద పడుతుంది. కాబట్టి ఎక్కువ తినడానికి తక్కువ తినడానికి హక్కు లేదు. ఈ 3-4 పాయింట్స్ నేను చెప్పదలిచిన ఇవి ఫాలో చేస్తే చాలామందికి అదుపులో ఉంటుంది. తర్వాత టార్గెట్ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్, ఇది ఒక దొంగ, శరీరంలో ఒక దొంగ షుగర్ అనేది. ఎప్పుడు దొంగతనం చేద్దామని చూస్తుంటుంది. అయితే హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు వాళ్ళకు, లేకుంటే మెదడు లోపల రక్తనాళం బ్లాక్ అయి కాలు చేయబడిపోవచ్చు, లేకుంటే మూత్రపిండాలు చెడిపోవచ్చు, లేకుంటే కన్ను చూపు మందగించవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ డయాబెటిక్ రెటినోపతి, నెఫ్రోపతి, న్యూరోపతి అనేటివి మనం గుర్తుంచుకొని ఈ వ్యాధులు బారిన పడకుండా, టార్గెట్ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ కాకుండా మన శరీరాన్ని కాపాడుకోవాలి. ట్రీట్మెంట్ అనేది జన్మాంతరం. ఒక్కసారి డయాగ్నోస్ అయిందంటే 99% పేషెంట్కు లైఫ్ లాంగ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ డాక్టర్ సూపర్విజన్లో వాడాల్సింది. పీరియాడికల్ చెకప్ ఫర్ బ్లడ్ షుగర్ అండ్ స్ట్రిక్ట్గా డైట్ ఫాలో చేసి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ డాక్టర్ సలహాను పాటించిన వారికి ఎటువంటి కాంప్లికేషన్ రాదు. వాళ్ళ జీవితం నార్మల్ ఇండివిజువల్కి ఉన్నటువంటి జీవితం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. First of all, I would like to thank Principal Mahindra Madam Garu for accepting our invitation today to be the speakers. Respected IMA President Sir, Secretaries of Senior Physicians, and my colleague Dr. Vinay Nampal. I would like to extend Deepavali wishes to all of us. And then आज 14 नवंबर हर साल जो है ना वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है. वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है ना 14 नवंबर को किस लिए मनाते हैं बोले तो पहले जो है ना पेशेंट्स को 1922 से पहले कोई दवाई नहीं थी शुगर के लिए ट्रीट करने के लिए. तो फर्स्ट जो है ना बैंटिंग एंड बेस्ट मिलके जो है ना इंसुलिन का जो है ना इन्वेंशन करे थे 1922 में. तो इन्वेंशन बैंटिंग और बेस्ट करने की वजह से जो है ना इंसुलिन तैयार हुई थी पहली बार, और जो है ना उससे कई बच्चों को जान बचाई गई थी. उनके जो है ना जन्मदिन के अवसर पे जो है ना ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर साल मनाया जाता है. और हर साल जो है ना एक थीम पे डायबिटीज़ डे मनाया जाता है. इस साल का थीम जो है ना नर्सेस कैन मेक द डिफरेंस, यानी कि नर्सेस का योगदान डायबिटीज़ कंट्रोल में कितना इम्पॉर्टेंट है. यानी कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, हम लोग जो है ना दवाई लिख देते हैं, जो एडमिट पेशेंट्स रहते हैं उनको इंसुलिन देना है, इंसुलिन ड्रिप देना है, इन्फ्यूजन देना है, सब जो है ना नर्सेस देते हैं. तो वो लोग उतना ही इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की रिकवरी में जितना डॉक्टर का हाथ है. तो डायबिटीज़ के बारे में सीनियर फिजिशियंस, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डॉक्टर साहब सब तो आपको तकरीबन चीज़ें बताएं हैं. मैं थोड़ी चीज़ें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना डायबिटीज़ जो है ना हम जो है ना उसको कंट्रोलेबल डिसीज़ है, कंट्रोलेबल डिसीज़ है. हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल यानी कि जो है ना जैसे कि मलेरिया आ गया, टाइफाइड आ गया, बुखार आ गया, उसको दवाई दे दिए, ख़त्म हो जाता है, वो ठीक हो जाता है पेशेंट. लेकिन डायबिटीज़ ऐसा नहीं है. डायबिटीज़ जो है ना एक झाड़ की जो है ना पेड़ रहता ना उसका जड़ की तरह है. जड़ की तरह यानी जड़ जितनी मजबूत रहेंगी तो ऊपर पेड़ उतना मजबूत रहेगा. यानी कि अलग अलग अगर
जड़ें मजबूत नहीं है तो जो है ना ऊपर के हर डाली को जो है ना बीमारी आ सकती है, फल नहीं दे सकता है, फूल नहीं दे सकता है, उसकी छाँव नहीं मिलती किसी को। ऐसे ही जो है ना, इसलिए हम लोग को डायबिटीज़ पेशेंट्स के अपनी जड़ को मजबूत रखना है। तो यानी कि डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल करें तो उसके आने वाले कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। जैसे कि एक डाली टूट जाती है एक जड़ की, यानी कि इधर उधर जो है ना कुछ जड़ों से कुछ जो है ना सप्लाई बंद हो गई तो वो टूटता है ना। तो जैसे कि अभी हम जो है ना सही शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन जैसे आँखों का मसला आ सकता है, किडनी का मसला आ सकता है, लीवर का आ सकता है, हार्ट का आ सकता है, नसों का आ सकता है। तो अभी 1920 का एस्टिमेशन के हिसाब से इंडिया में हर 11वां आदमी डायबिटीज़ है, और हर 2 पेशेंट में एक पेशेंट को हार्ट का मसला शुगर से रिलेटेड है, और हर 3 इंसान में से 2 को जो है ना किडनी का रिलेटेड मसला है, शुगर जिसको है। और हर जो है ना 5 लोगों में से 2 लोगों को स्ट्रोक आ रहा है, वो जो है ना डायबिटीज़ रिलेटेड पेशेंट को आ रहा है। यानी कि इसको कंट्रोल नहीं करने से हमको कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और हर 1 घंटे में दुनिया में जो है ना एक आदमी का पैर कट कर दे, एम्पुटेशन कर रहे हैं, वो डायबिटीज़ की वजह से। तो हम अगर डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल करेंगे तो हम ये सब कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इंसान 30-40 साल आराम से जो है ना शुगर बीमारी से जी सकते हैं, लेकिन उसको सही कंट्रोल करें तो। अदरवाइज़ हम सुनते हैं कि जो है ना 2 साल हो गया शुगर आके पेशेंट को इंसुलिन पे आ गया पेशेंट, वो खुद हम जो है ना अपने प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। अगर हम सही टाइम पे जो है ना फ्यू थिंग्स, सिर्फ 4-5 चीज़ करना है डायबिटीज पेशेंट। एक क्या है, वॉकिंग एक्सरसाइज, वो भी कितना है 30 to 45 मिनट्स 5 डेज इन ए वीक। सेकेंड, डाइट कंट्रोल, ऐसे चीज़ें नहीं खाना है जिसमें हमको ज़्यादा ताकत मिलती है, और जो है ना उसमें जो है ना ज़्यादा ऑयली फूड नहीं रहना चाहिए, फैट, उससे जो है ना फैट बनता, ठीक है ना। और जो है ना अपने को जो है ना थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज वगैरह करना है, और जो है ना टाइम पे दवाई खाना है, टाइम पे चेकअप करना है फॉलो। अभी हम कई लोग कंप्लेन करते हैं डॉक्टर्स को कि जो है ना टेस्ट कराते हैं डॉक्टर्स, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट। वो इसलिए कराते हैं कि भाई जो है ना शुगर के वजह से अपने जिस्म के हर हिस्से पे असर होता है। आप बोलेंगे शुगर से आँखों का क्या लेना देना, पर तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। पैरों का क्या लेना, पैरों का टेस्ट, नस का टेस्ट कराते हैं। वो क्यों कराते हैं कि जो है शुगर की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी बोल के एक प्रॉब्लम आता है, तो उसको बचाने के लिए तो जो है ना 1 साल में शुगर पेशेंट 3 महीने में कुछ टेस्ट, 6 महीने में कुछ टेस्ट, साल में कुछ टेस्ट है, तो वो कराना ज़रूरी रहता है। उससे हम क्या कर सकते हैं, आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को हम रोक सकते हैं, और जो है ना आपका पैर कटने से बचा सकते हैं, आपकी नज़र जाने से बचा सकते हैं, आपके हार्ट के प्रॉब्लम आने से बचा सकते हैं, आपकी किडनी प्रॉब्लम आने से बचा सकते हैं। इसलिए जो है ना रेगुलर फॉलोअप करके रेगुलर टेस्ट कराते रहेंगे तो आप 30-40 साल आराम से शुगर के साथ जी सकते हैं। अगर हम शुगर को सीरियस नहीं लेंगे तो फिर शुगर हमारे बॉडी में 100% प्रॉब्लम्स लाने के चांसेस रहते हैं। तो हम आजकल जो है ना लोग और डर रहे हैं कि जो है इंसुलिन से डर रहे हैं। इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जिस्म में पित्ता बोल के जो एक ऑर्गन रहता है वो इंसुलिन बनाता है हमारे जिस्म में। हर इंसान, जिसको शुगर है जिसको शुगर नहीं है, हर इंसान के जिस्म में इंसुलिन बनाने की जिम्मेदारी पित्ते की है। वो इंसुलिन बनने से हमारे बॉडी में जो है ना हम जो खाते हैं उससे जो एनर्जी आता है वो जो है ना ग्लूकोज में चेंज होकर, ग्लूकोज एक शुगर का फॉर्म है, वो अपने बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होती रहती है। जैसे ही अपने ब्लड शुगर खाना खाने के बाद जो है ना ब्लड शुगर लेवल बॉडी में बढ़ता है एनर्जी आने की वजह से, वैसे जो ना अपना पैंक्रियास जो है, पित्ता जो है, अपने बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ करता है ब्लड स्ट्रीम में। और ये इंसुलिन जो है ना अपने बॉडी में सेल्स रहते हैं, हर बॉडी में सेल्स रहते हैं, मसल्स में होंगे, हर बॉडी में सेल्स रहते हैं। उसके अंदर जो है ना अगर ग्लूकोज एंटर होना है तो ये इंसुलिन उसको चाबी जैसा काम करता है और उसको बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज को एंटर होने देता है। अगर बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज एंटर होगा तो ही बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिलती और हम काम कर सकते हैं। तो शुगर पेशेंट को क्या होता है कि जो है ना ये इंसुलिन जो है ना कम बनती है और कुछ लोगों में नहीं बनती। इस वजह से शुगर का जो है ना डिफ्रेंशिएशन टाइप 1 टाइप 2 ऐसा करते हैं। टाइप 1 वाला में इंसुलिन नहीं बनती बिल्कुल भी, इसलिए जो है ना उनके सेल्स में एनर्जी नहीं मिलती। तो क्या करते हैं वो लोग जो है ना मसल में कहीं फैट है उसको जो है ना कन्वर्ट ग्लूकोगॉन से जो है ना ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको हेल्प यूज़ करते करते जो है ना उसका वो भी कन्वर्शन बंद हो जाता है। फिर बाद में किडनी के थ्रू जो है ना वो ग्लूकोज को जो है ना यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। इसलिए हम सोचते हैं बच्चे जो है ना घंटे में एक बार पेशाब जा रहे, घंटे में एक पेशाब जा रहे, इसलिए ऐसा होता है। सेकेंड थिंग क्या है, बड़े लोगों में जो है ना कुछ इंसुलिन
सेल्स बनते, कुछ इंसुलिन बनता, कुछ नहीं बनता। तो उस वजह से जो है ना लोगों को जो है ना शुगर ब्लड स्ट्रीम में जितना बना खाने के बाद शुगर वो उतना इंसुलिन रिलीज़ नहीं होता कभी भी। तो कुछ देर तक हम उनको टैबलेट फॉर्म दे सकते हैं। तो ये इंसुलिन धीरे धीरे हमारा उम्र बढ़ते गए, हम जैसे कमज़ोर होते हैं वैसे जो है ना अपना कितना भी कमज़ोर होते रहता, इंसुलिन प्रोडक्शन और थोड़ा कम होने के चांसेस बढ़ते रहते। तो हम लोग को एक स्टेज आता कि जो हमको इंसुलिन देना पड़ता। तो इंसुलिन बुरी चीज़ नहीं है, सब में बेस्ट दवाई दुनिया में अगर शुगर पेशेंट के लिए तो इंसुलिन है, क्योंकि अपने बॉडी में जो इंसुलिन नहीं बन रहा है हम उसको बाहर से दे रहे हैं। टैबलेट्स उनको दे सकते हैं जिसको पार्शियल इंसुलिन बन रहा है और उसको जो है ना पैंक्रियास और बीटा सेल को स्टिमुलेट करके इंसुलिन प्रोडक्शन करने के लिए टैबलेट्स दे रहे हैं। अगर ये आप लोग डिफरेंस समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंसुलिन बुरा नहीं है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि कम से कम दवाई में पेशेंट जल्द से जल्द अच्छे होने की कोशिश करते हैं और कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हम लोग काम करते हैं। हम सब मिलकर साथ काम करेंगे तो ही ये बीमारी पे जो है ना हम कंट्रोल कर सकते हैं और आपको अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। थैंक यू। ఈరోజు మన ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఇందిరా మేడం గారిని ఈ సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రావు సార్, ఐఎంఏ నిజామాబాద్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ విశాల్, జనరల్ సెక్రటరీ ఐఎంఏ నిజామాబాద్ యూనిట్, డాక్టర్ హరీష్ స్వామి, డాక్టర్ రషీద్ అలీ ట్రెజరర్, మరియు ఇక్కడ విచ్చేసిన సీనియర్ వైద్యులు డాక్టర్ డిఎల్ఎన్ స్వామి గారు, డాక్టర్ బాపు గారు, బాపురి గారు, మరియు మన బాపురెడ్డి గారు. ఈరోజు స్పెషలిస్ట్ డిఎం ఎండోక్రైనాలజీ చేసిన ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ డాక్టర్ వినయ్ ధన్పాల్, డాక్టర్ ఫరీదా బేగం, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ యొక్క సమావేశానికి ఇక్కడ చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచినందుకు ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ. ఈ వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే అన్నది మనకి 14 నవంబర్ ప్రతి సంవత్సరము అంతర్జాతీయ డయాబెటీస్ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ప్రజలందరూ కూడా, నిజామాబాద్ ప్రజలందరూ కూడా అసలు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డయాబెటీస్ అన్నది వచ్చినప్పుడు దాని గురించి ఎక్కువగా వరి కావద్దు. ఇంతవరకు మన సీనియర్ డాక్టర్స్ చెప్పారు, మరియు డాక్టర్ రషీద్ అలీ హిందీలో కూడా చెప్పారు. అయితే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా హెల్త్ అన్నది టేక్ కేర్ చేసుకోవాలి. దానివల్ల మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే షుగర్ వ్యాధిని మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి, షుగర్ లెవెల్స్ ఎప్పుడు నార్మల్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. దానికోసం మీరు మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా, ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటారని కాకుండా షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో ఉండాలి. ఎప్పుడైతే షుగర్ లెవెల్ కంట్రోల్లో ఉంటుందో నార్మల్ రేంజ్లో, అప్పుడు వాళ్ళకి కాంప్లికేషన్స్ ఏమీ రావు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా జనరల్గా ఏ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాలన్నా ఒకటి ప్రాక్టీస్లో అందరూ ఏమంటారంటే ట్యాబ్లెట్లు అలవాటు అవుతాయమ్మా అంటారు. అందులో ట్యాబ్లెట్ అలవాటు అవ్వడానికి ఏం లేదు, షుగర్ లెవెల్ అనేది మనకి కంట్రోల్ కావాలి. దానికోసం ట్రీట్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ. ఇప్పుడు ఈ షుగర్ చాలా వరకు అందరూ కూడా ఇవాళ రేపు మనకి జీవన శైలిలో స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువైంది. ఆ స్ట్రెస్ వలన కూడా డయాబెటీస్ వస్తుంది. అందరికీ ఎవరికి కూడా పక్కవారికి తెలియకూడదని షుగర్ గురించి ఎవరు మాట్లాడరు, ఎవరు చెప్పరు. అది ఉందని చెప్తే అదొక ఏంటంటే ఎవరికి తెలియకుండానే నేను బాగున్నాను అనుకోవాలనుకుంటారు. సరే అలా అనుకునే పర్వాలేదు, కానీ మీరన్నా మీ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటే మీ హెల్త్ని మీరు కాపాడుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. ఆన్ ద హోల్ మీరు బాగుంటే ప్రతి మన నిజామాబాద్, మన తెలంగాణ, మన ఇండియా అంతా కూడా హెల్త్ అనేది అందరికీ వస్తుంది. మీరే కాకుండా మీ పక్కవారిని కూడా మీరందరూ ఎడ్యుకేట్ చేయండి. మనం టెస్ట్ చేయించుకోవాలి, షుగర్ ఉన్నప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి, కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి. ఈ డయాబెటీస్ అన్నది డాక్టర్లు కానీ నర్సులు కానీ మేము చేసేది మేము చేస్తాము, కానీ ఇందులో 90% బాధ్యత మీదే. ఎవరిని వాళ్ళు టేక్ కేర్ చేయాలి, అప్పుడే దీన్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలం. అది ఎటువంటిదైనా సరే దాని గురించి మీరు ఏది లేకుండా రెగ్యులర్ వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుంటూ, రెగ్యులర్గా కన్సల్టేషన్ చేయించుకుంటూ మీ యొక్క షుగర్ లెవెల్ని నార్మల్ లెవెల్లో ఉంచుకోండి. షుగర్ గురించి భయపడాల్సింది ఏమీ ఉండదు. ఈ సందర్భంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఐఎంఏ నిజామాబాద్ యూనిట్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.